नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आज आपको अर्नब गोस्वामी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिस पर आज बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अर्नब गोस्वामी को 2 हफ्ते का प्रोटेक्शन, नागपुर में दर्ज एफआईआर के सिवा बाकी सभी पर स्टे। नागपुर में जो एफआईआर हुई है वो बहुजन नेता और कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं और महाराष्ट्र सरकार के बिजली मंत्री हैं नितिन राउत, अम्बेडकरवादी हैं। और उन्होंने जो एफआईआर की है उसको छोड़ के सब पर स्टे लगा दिया गया है। अर्नब पर प्रोग्राम्स में किसी किस्म की रोक के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस आज़ाद रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि किसी भी तरह के उनके प्रोग्राम्स पर रोक नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेस की आज़ादी है। चलिए, हम लोग को लिए अच्छा होगा अगर हमारे पास अच्छा वकील होंगे तो एज ए जर्नलिस्ट हम लोग भी अपने बात को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। जो फेसबुक पर लिखने पर गिरफ्तारी होती है उस पर भी रोक लगेगी। अर्नब निचली अदालतों में एंटीसिपेटरी बेल प्रोटेक्शन ट्राई करे, जांच में सहयोग करे। महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के चैनल और स्टाफ की किसी संभावित हमले में सुरक्षा करे। सभी राज्यों को नोटिस जहां जहां एफआईआर हुई है। तो सोचिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी को मजबूती मिली है। और जिस एक एफआईआर पर ये पूरा मामला चल रहा है उस एफआईआर में नितिन राउत का एक एफआईआर है, जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, बहुजन समाज से हैं और ताकतवर नेता हैं। उन्होंने एक केस और उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सभी एफआईआर पर स्टे दिया। तत्पश्चात जो हमारे द्वारा नागपुर में केस दायर किया गया था उसको मुंबई ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है। समाज को बांटने एवं समाज में द्वेष फैलाने वाले को सज़ा हम दिलाकर रहेंगे। ये ट्वीट किया है नितिन राउत साहब ने, जो मैं आपको बता रहा था। और चलिए अब इसके बाद आपको ले चलते हैं मुद्दे पर और सुनाते हैं अर्नब बनने की कहानी। अर्नब जब टाइम्स नाउ से इस्तीफ़ा देते हैं और कांग्रेस की जो सरकार थी 2 बार, और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से कैसे अर्नब बदलते हैं और मीडिया का चरित्र समझने में मदद मिलेगा कि किस तरह से कम भारत की मीडिया जो है वो सत्ता के साथ हमेशा बने रहती है, क्योंकि उसे नफ़ा नुकसान का पता। अभी जब तक केंद्र में कांग्रेस नहीं आती है या बाकी दूसरा कोई दल नहीं आता है, और जब तक कम से कम राज्यों में राज्य सरकार से अर्नब को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके संबंध गृह मंत्रालय और पीएम से अच्छा है, तो वो मामले को टेकल कर सकते हैं। नौजवान श्याम मीरा सिंह की रिसर्च और साहस यहाँ पढ़िए। ये पब्लिक के नाम पर सरकारी वकील नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल। 6 मई 2017 के दिन पत्रकारिता के बाजार में एक नए मदारी की एंट्री होती है। मदारी अर्नब, दुकान का नाम रिपब्लिक। आप रिपब्लिक टीवी के बारे में कुछ याद कीजिए। पहले दिन लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की बातचीत की स्टोरी ब्रेक की जाती है। दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को लॉन्च किया जाता है, जो आम आदमी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2 करोड़ की घूसखोरी का सनसनीखेज आरोप लगाता है। तीसरे दिन शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के पुराने मामले को निकाला जाता है। शशि थरूर के मामले में कुछ नया नहीं घटा था, लेकिन अर्नब इसे कई दिन तक अपने प्राइम टाइम की डिबेट में जगह देते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि इस मुद्दे को कुछ देर के लिए ही छोड़िए, उससे पहले एक मामला बताता हूँ। टीवी स्क्रीन पर नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ में जो लिखकर आता है, पत्रकारिता की भाषा में उसे टीकर कहा जाता है। एक कर्मचारी केवल टीकर का काम देखने के लिए रखा जाता है, ताकि जैसे ही कोई खबर ब्रेक हो तुरंत टीवी की हेडलाइंस में उसे नीचे लिख दिया जाए। ऐसे ही सितंबर महीने की बात है। माया कोटनानी मामले में अमित शाह गुजरात कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि दर्जनों मुस्लिमों की हत्या के मामले में अमित शाह की भूमिका भी थी। रिपब्लिक चैनल के टीकर कर्मचारी ने इस खबर को हेडलाइन पर लगा दिया। जैसे ही खबर टीवी पर लगी, निरंजन नारायण स्वामी ने तुरंत उसे कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कहा, लेट्स नॉट टच दिस। निरंजन नारायण स्वामी रिपब्लिक चैनल की एडिटोरियल डेस्क में हेड थे। एडिटोरियल डेस्क से अर्थ होता है ऐसी समिति जो तय करे कि अमुक टीवी में किस तरह की खबरें चलेंगी, किसी तरह की नहीं, और किस तरह की नहीं। ये पूरी खबर को कारवा मैगजीन की डिटेल स्टोरी नो लैंड्स मैन में मिल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा कि वो इंसान जो लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल से लेकर शशि थरूर को 3 दिन के अंदर लाइन में लगा देता है, वो अमित शाह के नाम आते हैं कैसे संट हो जाता है? इस सवाल का जवाब आपको रिपब्लिक चैनल के जन्म लेने की कहानी में मिलेगा। राजीव चंद्रशेखर नाम से एक बड़े उद्योगपति हैं। आपने टीवी फ्रिज बनाने की कंपनी बीपीएल का नाम सुना है? सुना ही होगा। खैर, इसी कंपनी ने 1995 के दौर में मोबाइल बनाने का काम शुरू किया था।
इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले आदमी का नाम था राजीव चंद्रशेखर। बाद में राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से 2 बार राज्यसभा सांसद बने हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट देश में भाजपा सरकार आने के बाद ही राजीव चंद्रशेखर की कोशिश थी कि कैसे भी मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिल जाए। चूँकि सांगठनिक रूप से चंद्रशेखर कुछ भी नहीं थे, कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दिल्ली मीडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने न्यूज एक्स से लेकर एनडीटीवी तक में बात की, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हीं दिनों अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से इस्तीफा दिया था। अर्नब अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, राजीव अपने लिए एक बाजीगर ढूंढ रहे थे। इसी बीच मोड़ पर दोनों का मिलन होता है। रिपब्लिक टीवी चैनल को एजीआर आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत शुरू किया जाता है। इसमें 26 करोड़ रुपए अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्यव्रत रे गोस्वामी और 30 करोड़ रुपए अकेले राजीव चंद्रशेखर के होते हैं। ये 30 करोड़ रुपए राजीव ने जुपिटर कैपिटल नाम की एक कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट किया। इस कंपनी का नाम याद कर लीजिए, आगे का पूरा खेल समझने में यही नाम आपको काम आने वाला है। साल 2016 में राजीव चंद्रशेखर को केरल में भाजपा गठबंधन का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2014 में भी चंद्रशेखर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट चाहते थे, तब नहीं मिला, तो उनकी नज़र 2019 के चुनावों में तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सीट लेने पर गई। यह सीट है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। अब समझ में आया अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के तीसरे दिन ही शशि थरूर और उनकी पत्नी एक पुराने मामले को ब्रेकिंग न्यूज क्यों बना दिया था, राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम में मजबूत करने के लिए। इसके अलावा याद होगा किस तरह अर्नब गोस्वामी ने एक संघ कार्यकर्ता की मौत के लिए सीपीआई वर्कर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरा झूठ दिन भर टीवी पर बेचा था कि सीबीआई कार्यकर्ता तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या करते। इसके पीछे एक ही कारण था, चंद्रशेखर के लिए तिरुवनंतपुरम के मैदान को साफ करना। काफ़ी दिलचस्प है ये, मीडिया रूम में मैं भी रहा हूँ और इस तरह की खबरें ब्रेक करती है। मालिकों का हित होता है, संपादक को पहले से पता होता है कि मालिक के कौन करीब है कौन दूर है। साल 2014 में चंद्रशेखर को भाजपा ने संसद की डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बना दिया। इस कमेटी का काम सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर में की गई खरीद फरोख्त पर नजर रखना। साल 2016 की बात है। एक कंपनी थी एक्सिक्सकेट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी नाम से, इसका शॉर्ट नाम ACAT। साल 2016 में सरकार ने इसे 88 एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन ट्रेनिंग सिस्टम सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब से लेकर ऐसे अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिए गए। क्या आप जानते हैं ACAT कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ था? मैं बताता हूँ। साल 2015 तक इस कंपनी में 75% शेयर जुपिटर कैपिटल के थे, वही जुपिटर कैपिटल जिसके मालिक चंद्रशेखर हैं। देखिए कितना बड़ा घपला है कि सरकार जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी उस कंपनी का मालिक डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट बांटने का जिम्मा सौंपा गया वही कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ये ऐसा भ्रष्टाचार है जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं पकड़ा जा सकता है। इस पर पूरे मसले पर द वायर ने एक डिटेल रिपोर्ट की थी। उस खबर के बाद ही राजीव चंद्रशेखर ने द वायर पर डिफेमेशन का केस कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजीव चंद्रशेखर के पास 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राजीव के पास 120 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट भी है और उसके खिलाफ उसका खिलौना अर्नब आज इतने बड़े चैनल का मालिक बन चुका है। दोनों शान से रहते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। नई खबरों के अनुसार आज रिपब्लिक न्यूज़ चैनल में अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के शेयर सबसे अधिक हो गए हैं। इसलिए किसी दिन टीवी पर कौन सा एजेंडा चलाना इसका निर्णय फिलहाल वे खुद ले सकते हैं। अर्नब केंद्र सरकार और उसके समर्थकों की ताकत से भली भांति परिचित हैं, इसलिए इस समय उसकी भाषा किसी सरकार भोंपू से निचले स्तर पर आ गिरी है। चैनल के पिछले मालिक यानी राजीव और नए मालिक यानी अर्नब दोनों करोड़पति हैं। दोनों को सरकार से फ़ायदा होता है, दोनों सरकार का फ़ायदा करते हैं, दोनों लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन इससे आपको क्या मिला? अर्नब ने आपकी रोजी रोटी के कितने सवाल सरकार से पूछे, ये आपके लिए है। महामारी के कारण आपके रोजगार बंद है, आपकी दुकान बंद है, आपके ठेले बंद है, आपकी भूख और रोटी के सवाल न पूछकर अर्नब अभी भी हिंदू मुसलमान में आपको उलझाए हुए हैं। आखिर क्यों? क्या आप क्यों इस बात को नहीं समझते? आप सिर्फ यूज किए जा रहे हैं। इस पूरे खेल को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। आप सच में इसे समझने के लिए गंभीर है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि सरकार ने चंद्रशेखर को डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य क्यों बनाया और राजीव ने अर्नब के चैनल में पैसा क्यों लगाया। अब समझ आया? जो आदमी पूरे दिन सोनिया सोनिया राहुल राहुल लालू लालू कर सकता है वो अमित शाह के नाम लिखने से पहले क्यों कह देता है लेट्स नॉट टच दिस। तो ये पूरी कहानी थी। मीडिया चैनल के नाम पे अपना उल्लू साधा जा रहा है और आपके सवाल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। ब्रॉडकास्ट मीडिया का तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की मीडिया, खासकर अखबार और टेलीविज़न, जिसका एक जातीय कैरेक्टर है, कुछ तो वैचारिक सहमति है, सरकार का दबाव है, इसलिए उसने अपना नैतिक एथिक्स जो है, जो उसका धन काम है, जूते की दुकान और खबर की दुकान में जो फ़र्क होता है वो उसको भूल गई है। और आपके देश में जो पत्रकार है उनके लिए जाति और मजहब बहुत महत्वपूर्ण है, डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए इस तरह की हालत है।
और हमारे आपके जैसे लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये थी अर्नब गोस्वामी की पूरी कहानी। अर्नब कभी पत्रकार हुआ करते थे जब नौकरी किया करते थे। अर्नब जब से मालिक बने हैं वो पत्रकार नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता है उनका अपना चैनल, और यही हालत बाकी चैनलों का है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया है जब उन पर शिकंजे कसे हैं कि उनका कहना है कि जो पाल घर की घटना है उसमें जो अफवाह फैलाया गया था कि मुसलमान ने हत्या किया, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, ये गुमराह हिंदू का काम है। समझिए, अगर ये मुसलमान करता है तो वो आतंकवादी है, वो जिहादी है, और जब ये हिंदू करता है तो वो गुमराह है। और वो भी हिंदू जब SC ST OBC हो और मरने वाला भी हिंदू हो। अगर ये कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्या होती तो ये राष्ट्रभक्ति होती। तो ये है मीडिया का चरित्र। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि आपको मीडिया के बारे में अपडेट करते रहें। शुक्रिया।